ठीक है, तो इसी पर बात करेंगे। कौन कौन खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं आपका सबका परिचय करा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली मेरे साथ हैं। दानिश कुरैशी जी लीडर हैं AIMIM के, वो मेरे साथ हैं। मेरे साथ DK दुबे साहब हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, संघ के विचार रखते हैं, पेशे से एक वकील हैं। मेरे साथ AK वाजपेयी साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, और साथ ही साथ वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं। मेरे साथ शफीकुर रहमान बर्क साहब थोड़ी देर में जुड़ सकते हैं, कोशिश कर रहा हूं उनसे जुड़ने की। अच्छे बयान देते हैं। वो कहते हैं कि आवारगी बढ़ जाएगी UCC अगर आ गया। अब UCC का आवारगी से क्या संबंध, ये सवाल सीधे होगा डॉक्टर अजीज खान से, क्योंकि बर्क साहब उन्हीं की पार्टी के MP है। सर ये UCC से आवारगी कैसे बढ़ जाएगी बताइए? शादी की उम्र बढ़ जाएगी तो आवारगी बढ़ जाएगी? अजीज खान साहब बताइए। अब वो तो बर्क साहब आपके पास लाइव टेलीकास्ट में भी आएंगे, तो मेरे ख्याल से उनसे उनका सवाल पूछिए। आपकी पार्टी के सांसद है मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि UCC लागू करने से, सर सुनिए ना, अरे सर ये सुनिए ना, अरे दीपक जी, अरे सर जब वो लाइव आ रहे हैं, वो इसी प्रोग्राम में लिखा हुआ है, तो मुझे लग रहा बेहतर होगा वो जवाब देंगे। सर टेंटेटिव लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता, मैंने तो बोल दिया शायद जुड़ जाए। मैं तो चाहता हूं सभी विचार आए। सर मुझे कहने दें सर, चूंकि ये उनका अपना क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, कैसे किन हालात में दिया, मुझे नहीं जानकारी है। पार्टी को यही नहीं पता कि अगर उन्होंने दिया है तो अभी लाइव आ रहे हैं, उनसे पूछिएगा। पार्टी को यही नहीं पता सांसद क्या बयान दे रहा है, जब पार्टी ऑफिशियल बयान नहीं है ना। सुनिए, अरे सर सुनिए ना, वो ऑफिशियल बयान नहीं है। हसन साहब है, वो क्या बोल रहे हैं? नहीं है, उन्होंने बोला कि कानून आएगा, क्या दिया, वो पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। सर वो पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। अरे सांसद तो ऑफिशियल बयान नहीं है, उसको आप अरे अजीत भाई प्रवक्ता से बड़ा सांसद क्या होता है? हम बहुत छोटे से काम करता है, लेकिन सर पद का इशू नहीं है। सर पद का इशू नहीं है। हम कहीं ना कहीं जो बात कह रहे हैं वो पार्टी का एक आधिकारिक बयान है। सुनिए मेरी बात सर, हम 2-3 सवाल आपसे जानना चाहते हैं। राजीव जेटली साहब भी बैठे हैं कि UCC लागू कर देने से हमारे हिंदू भाइयों का और मुसलमान भाइयों का आखिर क्या फायदा होगा, वो मेरे ख्याल से बता दे तो बेहतर होगा। अभी तक इन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे। ये कह रहे हमने UCC भी हमारे उस एजेंडा में था। एजेंडा में तो बहुत कुछ था। एजेंडा में बुलेट ट्रेन भी था। एजेंडा में 2 करोड़ नौकरी भी थी। एजेंडा में तमाम और मुद्दे थे। 70 लाख नौकरी खाली उत्तर प्रदेश में था। सारे काम हो गए क्या? तमाम 100 स्मार्ट सिटी बना दिया, एम्स बना दिया, तमाम मेडिकल कॉलेज बना दिया? अरे नहीं बनाया। लेकिन जब 24 का चुनाव आया तो सरकार की सफलताएं गिनाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। UCC से क्या लेना देना इसका ये बताइए ना सर जी। फिर आप वही करने लगे, कद्दू और अंगूर को एक बराबर तोल रहे हैं आप, मतलब एक अंगूर से एक कद्दू तोल रहे हैं। सर लेना अरे सुनिए सर, UCC से भी लेना देना है और ये समस्याएं भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। इन्होंने नहीं किया, मैंने मान लिया आपकी बात नहीं किया, मैंने तर्क के तौर पे आपकी बात मान ली। महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं? ये तो बताइए बेरोजगारी पर चर्चा क्यों नहीं? नुकसान हो जाएगा अल्पसंख्यकों को, क्या नुकसान हो जाएगा UCC से, ये बता दीजिए। क्योंकि आपकी संख्या, आपकी पार्टी तो चाहती है मुसलमान वोट आपको मिलता रहे, वो छिटक जाएंगे तो पता नहीं आपके पास क्या बचेगा। देखिए दीपक जी, पहले ये बाकायदे उसका प्रोफार्मा बनाए, पहले उसका डिटेल रखें, क्या क्या इनकी मंशा क्या है, इनकी सोच क्या है, पहले तो ड्राफ्ट तैयार करें। और ड्राफ्ट तैयार करें, वो देखने के बाद अंदाजा लगेगा कि क्या इनकी नीयत ठीक है या नीयत ठीक नहीं है। सैद्धांतिक तौर पर UCC के विरोध में नहीं है समाजवादी पार्टी, ये कह रहे हैं आप? सर मैंने कहा अभी विरोध और पक्ष का सवाल नहीं उठता, अभी सवाल है ड्राफ्ट लेकर के आए, इनकी मंशा क्या है, इनकी नीयत क्या है, इनकी सोच क्या है। क्योंकि हकीकत तो यह है कि इनकी नीयत हर काम में ठीक नहीं होती है, हर काम में इनकी नीयत खराब होती है। हमेशा कहीं ना कहीं ये ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं और इनका मकसद यह है वोट लेना। ये हिंदू ध्रुवीकरण भी करते हैं, मुस्लिम ध्रुवीकरण भी करते हैं, दोनों में कोई अंतर है क्या सर? मकसद ये, आप भी तो करते हैं ध्रुवीकरण की राजनीति, एक मजहब विशेष को करते रहते हैं। हम अतीक अहमद में इसके साथ अन्याय हो गया ये कहते हैं आप, उसके बेटे को मान लिया गलत इनकाउंटर है, 2 मिनट में अखिलेश यादव जी कह देते हैं कि फर्जी इनकाउंटर है। तो सर जो गलत है वो गलत रहेगा। अरे सुनिए ना सर, गलत को गलत कहा जाएगा, सही को सही कहा जाएगा, लेकिन हम PDA के पक्ष में हैं। हमारे नेता ने बयान दिया है
कि हम पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जो आज सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उसके हक को मारा जा रहा है, उसके आरक्षण को मारा जा रहा है, हम चाहते हैं उसकी लड़ाई लड़े। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, दावे किए थे, पिछड़ों से, दलितों से, क्या पूरा कर दिया? क्या आपको क्या पूरा कर दिया? क्या आप क्या सताए हुए और प्रताड़ित हैं? आप भी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, आप क्या सताए हुए और प्रताड़ित हैं डॉक्टर अजीज खान साहब? सवाल सर मेरी बात सुन ले। कृषि विश्वविद्यालय बांदा में 16 जगह निकली, एक भी ओबीसी समाज को मिला उसमें? गजब। एक भी दलित को मिला? अरे सर, आप मुझे बताएं, गोरखपुर विश्वविद्यालय से जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, वहां पर साहब एक भी पिछड़े समाज को उसकी भर्ती में उनका हिस्सेदारी मिला? नहीं मिला। 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई। अरे सर क्यों नहीं? हकीकत यह है कि जिन पिछड़ों ने बड़ी उम्मीद के साथ इनकी सरकार बनाई थी, उनका आप हक मारेंगे और यूसीसी की बात करेंगे। तो आप सिर्फ मुसलमान ढाबने के चक्कर में, तो जिसका जो हक है उसको दे देते हैं। अपने अपनी बात कह दी, पेट भर के कह लिए। राजीव जेटली जी बताइए, आप करने के लिए बैठा हूं, बताइए अजीज खान साहब। जी देखिए दीपक जी, 2-3 बड़ा अहम सवाल है। वाजपेयी जी भी हैं, वकील हैं, बात को समझते हैं। देखिए बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, ये जैसा कि वाजपेयी जी ने कहा और यही सच है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आया आर्टिकल 44 के सेक्शन 4 में, और संविधान में यह है कि इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, आर्टिकल 44 को बनाने का प्रयास किया जाए। अब सवाल इस बात का है, तो प्रयास भी नहीं करे सरकार, वो कौन सा प्रयास तो कर रही है सरकार? सर सर्वदलीय बैठक बुलाया सर, अरे सुनिए ना सर, अरे सुनिए ना सर, अरे मेरी बात। अब दीपक जी ऐसा नहीं होता है। क्या इन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाया? ये मुल्क एक सभी धर्मों से चलता है। क्या इन्होंने सर्वधर्म के जितने साधु महात्मा जो दूसरे धर्मों के हैं, बाकी पुजारी और नमाजी जो जितने मियां मौलाना है, उनको बुला करके उन्हें राय मशवरा किया? जब ये धार्मिक मुद्दा है तो धार्मिक मुद्दों को धार्मिक जो जानकार है उनको बुला करके इस पर चर्चा करना चाहिए। सभी दल को बुला करके बाकायदे सर्वदलीय बैठक करना चाहिए। ये करने के बजाय क्या तानाशाही है कि किसी भी कानून को लागू कर दो, और अगर वाकई में लागू करना ही होता, भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, सर मैंडेट है वो किसी भी तरह का कानून बना सके, और 56 मैंडेट है। अरे सुनिए ना सर, और अगर अरे सुनिए ना दीपक जी, और अगर इसे लागू ही करना होता, इतना अहम होता, तो बाबा साहब जब संविधान बना रहे थे तो उसी वक्त लागू कर देते। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लाने की जरूरत क्या थी? गाइडलाइन देने की जरूरत क्या थी? उसी वक्त लागू कर देते। गाइडलाइन देने की जरूरत इसलिए है कि ताकि इस पर बैठक की जाए, सर्वदलीय बैठक की जाए, सर्वधर्म की बैठक की जाए, उचित फैसला हो लिया जाए। ये मुल्क है, ये गुलदस्ता है, बड़ा काम है। सर सुनिए ना, सुझाव सर वेबसाइट पे कितने लोग वेबसाइट चलाते हैं? कितने लोग वेबसाइट चलाते हैं? कितने लोग इंटरनेट से जुड़े हैं? कितने लोग इसको पढ़ करके बात को सही तरीके से पहुंचा पाएंगे? क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं? पार्टी बोल रही है 2012 में राय मशवरा करें, लोग ड्राफ्ट तैयार करें। ये वो पार्टी बोल रही है जो 2012 में लैपटॉप बांटकर जीती थी। सर ये मैंने कहा ना, जब आप राय दुनिया डिजिटल इकोनॉमी में नंबर 1 है, नंबर 1 डिजिटल इकोनॉमी कहीं दुनिया में सबसे ज्यादा चलती है तो भारत में। क्या राजीव जेटली जवाब दीजिए, आप सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते भाई? आपको किसने दिया अधिकार कि आप कानून बनाएं? भले से आपका मैंडेट हो, सर्वधर्म नहीं, सर्वधर्म सभा कराइए। एक सर्वधर्म 22वें विधि आयोग ने नहीं वक्त है, एक दिन और बैठेंगे, इसी तरह से बातचीत करेंगे। बुलवा लूंगा मैं राजीव जेटली जी को। और अजीज खान साहब इतना पसीना मत पूछिए, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। फिलहाल एक ब्रेक के बाद देखिए देशी मल्लिका के साथ। अच्छा माफ कीजिएगा, एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। अहमदाबाद में रथ यात्रा के दौरान